अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जब से फैसला किया है कि वो बांग्लादेश के साथ जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने सलूक किया और फिर आईसीसी ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, इस पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बॉयकॉट करेगा मैच का। सारी दुनिया से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर। खासकर इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि किस तरह से हर दफ़ा आईसीसी ने बीसीसीआई के लिए इम्तियाजी रवैया रखा, किसी तरह भी पीनलाइज नहीं किया गया। गैर ज़रूरी जो रिक्वेस्ट्स हैं या फिर गैर ज़रूरी रवैया था, नाजायज़ रवैया था बीसीसीआई का, उसको और गवर्निंग बॉडी का जो रोल है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स की जानिब से, पॉलिटिशियंस की जानिब से उठ रहे हैं। जो रीसेंट एग्जांपल है इसकी, दो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, नासिर हुसैन साहब, एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट के अंदर, माइक एथरटन, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए इस बात के ऊपर कि क्रिकेट की साख को क्या ख़तरात लाहक हैं या क्या चैलेंजेस लाहक हैं, इस बात की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाई कि जो आईसीसी बीसीसीआई के मामले में गैर ज़रूरी तौर पर कुछ मेहरबान है, ये बड़ी गलत रवैया है और ये किस तरह से क्रिकेट को डैमेज कर रहा है। उनकी ज़बानी सुनिए ज़रा, उन्होंने क्या कहा। And this is the real question that only the ICC can answer. If it had been India, and in the future, if India, a month before a tournament, say our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? That is the only question that all sides ask for, is consistency. You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. Now, India fans will say, cry more, we have the money, it's all down, but with power comes responsibility. I'm amazed how well Pakistan have done and continue to do with everything that they're working against. So I quite like Bangladesh sticking to their guns. They stood up for their player, the Fizz. And I quite like Pakistan. I know it's political. Quite like Pakistan sticking up for Bangladesh. And at some stage, someone's got to say, enough with this politics. Can we just get back to playing cricket? So maybe it is a real crunch point, because the only way Pakistan can hurt the ICC or even India is with the money and the finances of that India-Pakistan game. That's the only way. गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके साथ साथ मार्क बुचर ने पाकिस्तान के ना खेलने के फ़ैसले को आईसीसी के लिए ख़ास तौर पर तबाही करार दिया। गार्डियन इसके ऊपर लिखता है कि इस सारे के सारे मामले ने क्रिकेट की जो कमर्शियल नीड्स हैं और सियासी हकाइक हैं उनके दरमियान में एक बहस को खोल दिया है और इसको हैंडल ना कर पाना आईसीसी के किरदार के ऊपर सीरियस सवाल उठाता है। अब सवाल ये बनता है, जब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के रद्द अमल के बाद, ये क्या सिग्नल है? क्या ये इशारा है कि जो आईसीसी के बाकी रुकन ममालिक हैं वो भारत की हठधर्मी कहेंगे इसको, इजारादारी से ज़्यादा इसके ख़ात्मे के लिए खड़े होंगे या अमली तौर पर इसके लिए कुछ हो सकता है? इसी को एक्सप्लोर करते अपने तजियाकारों के पास लेके जाते हैं। सवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, क्या समझती हैं, क्या ये मटीरियलाइज हो सकेंगी? क्या अहमियत है इन आवाज़ों का उठना? अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो किसी भी तरह जो है भारत की इजारादारी जो है वो उसको ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो खुद इस इजारादारी के बेनिफिशरीज हैं। मैं आपको उसके जो है 3 वजूहात उसकी मेन बता देती हूँ। पहली चीज़ ये है लीना कि जो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज होती है उसका खासा रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू ऑब्वियसली इन बोर्ड्स को भी मिलता है। अच्छा, दूसरा रीज़न जो है वो है आईपीएल, जहाँ पे 3 महीने के लिए जो है वो बेस्ट कोचेज आते हैं दुनिया भर के, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर जो है बेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे से खेलते हैं। तो उसकी वजह से जो इन बोर्ड्स की जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स वहाँ जो खेलते हैं उनकी एक प्लेयर डेवलपमेंट भी होती है। और ना सिर्फ ये लीना की प्लेयर डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ आईपीएल में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेयर पैसे कमाते हैं। तो ऑब्वियसली इन बोर्ड्स के प्लेयर्स को तो पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स तो आपको पता है कि कोई अब 17 साल होने वाले हैं कि आईपीएल में नहीं है, और अभी जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो सारा कुछ हुआ है उसके बाद तो पता नहीं बांग्लादेश के भी प्लेयर्स की कब आईपीएल के अंदर जो है वो री एंट्री हो सकती है।
अच्छा, तीसरा रीजन अलीना है, और वो इन्होंने जो आपने अभी क्लिप भी दिखाया उसमें बात भी जिस तरह से की गई थी कि फ्रेंचाइज लीग्स हैं। अच्छा, अब फ्रेंचाइज लीग में देखें, साउथ अफ्रीका देख लें, उसके अलावा वेस्ट इंडीज, यूएई वगैरह जो है, इनमें जो मेजॉरिटी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो इंडियन। अच्छा, उन फ्रेंचाइजेस में इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो ऐसे नहीं लिए जाते जिनके ये वाले ओनर्स हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज की जो एक लीग थी उसमें शाहरुख खान की जो टीम थी उसके अंदर दो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, और मैं बताती चलूं आपको ये अलीना कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा शाहरुख खान पे प्रेशर था कि इनको ड्रॉप करें, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन इस बार आप देखें आईपीएल के अंदर उनको जो है मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह से ड्रॉप करना पड़ा वो हमारे सामने है। तो इंडिया की इजारादारी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उससे सब बोर्ड्स जो है, बाकी बोर्ड्स, वो मुस्तफीद होते हैं। मतलब पाकिस्तान नहीं होता तो उन लोगों को ऑब्वियसली कोई पाकिस्तान के लिए उस तरीके का दर्द बोर्ड्स को तो नहीं होगा। अच्छा, फिर ये भी है लीना कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज हैं वो अब आप देखें कितने सालों से जो है वो नहीं हुई, तो उसकी वजह से हमारे और उनके मैचेस जो है वन साइडेड हो जाते हैं। जिस तरह नासिर हुसैन साहब एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो बाकी बोर्ड्स को तो बायलैटरल सीरीज का जो फायदा है, आईपीएल और फ्रेंचाइज लीग्स का भी, आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्योंकि उनके प्लेयर्स इंडियंस के साथ रेगुलरली खेलते हैं तो ऑब्वियसली उनको तो इस चीज का जो है वो फायदा है। तो इंडिया का मकसद हमें सिर्फ पोलिटिकली आइसोलेट करना नहीं है क्रिकेट के अंदर। ये आप इन चीजों से देखें, वो बेसिकली क्या क्या चाहते हैं कि एलीट लेवल कोचिंग से हमारे प्लेयर्स महरूम रहे। बायलैटरल सीरीज जो है वो हम जब नहीं उनके साथ खेल रहे तो उसका एक फाइनेंशियल नुकसान होता है, और अगर वो हम अगर वो हम खेल रहे होते तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ये होता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो पैसा जो है वो हम लगाते, या फिर हम ये करते कि प्लेयर डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करते और इस तरह की चीजें होती। तो ये जो तीन चार चीजें, उसकी वजह से इंडिया हमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर भी एक नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सब कुछ है तो फाइनेंसिस से जुड़ा, तो इसलिए मैं नहीं समझती कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो कोई इकदाम लेंगे इंडिया के खिलाफ अभी फिर, क्योंकि एज आई सेड कि दे आर द बेनिफिशियरीज। तो आइडियली मैं ये जरूर कहूंगी, जिस तरह प्लेयर्स ने भी बात की, कि देखें सोचना चाहिए बाकी बोर्ड्स को इस बारे में कि वो कब तक इंडिया की वजह से क्रिकेट को तबाह करते रहेंगे, इंडिया और फाइनेंसिस की वजह से, रेवेन्यू मॉडल की वजह से। क्योंकि इस नहज तक इस वक्त क्रिकेट आ गया, इतना पोलिटिसाइज हो गया इंडिया की वजह से कि अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उनको ये स्टेप्स लेने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये ना हो कि जब तक ये कुछ करें, ये इंडिया की इजारादारी के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तब तक क्रिकेट पूरी तबाह हो जाए। ये जो है बड़ा एक अहम है, आइडियली होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक अभी इट्स हैपनिंग। अच्छा, दुनिया में जो आवाज़ उठाई जा रही है और जो पॉइंट भी है कि बेशक भारत अपना जो कमर्शियल रेवेन्यू है उसको बुनियाद बनाकर कहीं ना कहीं सबको मैनिपुलेट करता है, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, पॉइंट ये बनाया जा रहा है या मुद्दा ये है कि क्रिकेट को भी तो इससे नुकसान पहुंच रहा है। इससे जो आपके हाई ग्रोसिंग मैच हैं, अगर भारत की ज़बान में ही उसको जवाब देना है तो उनको भी फ़र्क पड़ा है। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच अब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, बांग्लादेश इंडिया के मैचेस बड़े देखे जाते हैं। सो क्या आप समझते हैं क्या इसी चीज़ के ऊपर कोई ना कोई स्टैंड लिया जाएगा इस दफ़ा, कि नहीं? मैडम शेख, बिल्कुल भी नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया जाएगा। बल्कि हमने जो स्टैंड लिया है उस पर बाकी छोड़ें। बांग्लादेश में बड़ी हैरानी है कि कमाल कर दिया है पाकिस्तान ने, किसी को तवक्को ही नहीं थी कि हम इतना आगे बढ़कर स्टैंड ले लेंगे। मैडम शेख, ये जो गार्डियन आपने बताया या मैडम शेख कोई और जरीदे हों, मार्क बुचर साहब हों, माइक अथर्टन साहब हों, नासिर हुसैन साहब हों, या कोई टीवी चैनल जो दो चार हैं जो सेंसेबल बात कर रहे हैं, इस तरह की अच्छी बात कर रहे हैं और सच्ची बात कर रहे हैं और हक़ाइक़ से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, लेकिन ये चंद आवाज़ें हैं और इन आवाज़ों की कोई हैसियत नहीं। जब आईसीसी या जब आईसीसी की बात करें या आईसीसी के फ़ैसलों की बात करें, ना इन आवाज़ों पर कुछ होना है, ना इन आवाज़ों से कुछ बदलना है। और मैं वीरेंद्र सहवाग को सुन रहा था, वो बता रहा था कि आईपीएल शुरू होने से पहले जब हम कहीं भी टूर्नामेंट खेलने जाते थे या कोई टीम हमारे पास आती थी तो बड़ी वो बैशिंग करते थे, हमारे गालम गलोच तक होती थी। लेकिन जब से आईपीएल शुरू हुई है और जब से उनको इधर इंडिया में पैसे मिलने शुरू हो गए हैं, इधर मैचेस खेलने शुरू हो गए हैं, अब उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया हो गया है। अब हमें वो, जब हम उनके यहाँ खेलने जाते हैं, वो हमें डिनर भी कराते हैं, हमें घुमाने भी ले जाते हैं, हमारे शुक्रिया भी अदा करते हैं और बड़ी हमसे सॉफ्ट लहजे में बात करते हैं।
तो ये है वो एक झलक जहाँ जो इंडिया के पैसे की है, या इंडिया में जो पैसा इस खेल में लग रहा है। मैडम शेख, 12 टेस्ट टीमें हैं, टेस्ट मैचेस खेलने वाली टीमें, और 20 टीमें इस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुल्क ने बाइकआउट किया हमारी तरह किसी मैच का या बांग्लादेश के लिए? किसी मुल्क ने मजम्मत की ICC के फैसले की? किसी मुल्क ने इhtजाज किया ICC के इस फैसले का? हालांकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, इन्हें वाकई भारत में सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। जो बांग्लादेश और भारत के मौजूदा हालात और तल्लुकात हैं, उसमें बांग्लादेश के मैच भी श्रीलंका में मुंतकिल हो सकते थे। सब ममालिक को सब कुछ मालूम है, मगर किसी ने कुछ किया हो, कोई बोला हो, या कोई एक फॉर्मेलिटी भी पूरी की हो, नहीं। और फिर ये भी मेरे ख्याल से नासिर हुसैन साहब या माइक अथर्टन साहब ने बात की थी कि अगर यही दरख्वास्त आती इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ICC को, तो क्या उस पर भी बांग्लादेश वाला रवैया होता कि उनके मैचेस शिफ्ट हो जाते? तो वो कहते हैं कि शिफ्ट हो जाते। वजह मैडम शेख ज़ाहिर है इम्पोर्टेंस, ये जो शोर मचा हुआ है भारत में, भारत में अब ये बातें भी होने लग गई, कई कर रहे हैं कि भारत बाइकआउट ही कर दे इस टूर्नामेंट का, ये टूर्नामेंट तो मजाक बन गया है, पाकिस्तान की रुकनीत सस्पेंड की जाए, जुर्माना किया जाए, पाकिस्तान सियासत कर, हालांकि वो सियासत लाए। और ये जो जे शाह की मुलाकात हुई अंबानी से, और मैं पढ़ रहा था कहीं, हैरान हो रहा था कि $3 अरब के यानी हकूक हैं अंबानीज के वो टीवी चैनल्स को जो ICC टूर्नामेंट्स के, और ये बड़ा मैच था पाकिस्तान और भारत का। तो या तो जे शाह गया है पाकिस्तान के अंबानीज के पास कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई चाराजोई की जाए, कानूनी चाराजोई करे ये टीवी चैनल या अंबानीज, या फिर वो अपना कंपनसेट करने गया होगा कि माजरत चाहते हैं कि ये मैच नहीं हो रहा, हालांकि हमने तो आपको राइट्स भेज दिए थे। लेकिन ये जो पूरे भारत में रोला मचे पड़ा हुआ है, वो कोई खेल की वजह से नहीं। अभी आपने कहा ना खेल कोई तबाह हो रहा है या खेल मजाक बन रहा है, आप ठीक कह रही हैं, तबाह भी हो रहा है, लेकिन ये कोई खेल की वजह से नहीं हो रहा या टूर्नामेंट की वजह से नहीं हो रहा, पैसे की वजह से हो रहा है। क्योंकि $500 मिलियन का मैच और $250 मिलियन का नुकसान ये चुभ रहा है भारत को। और बदकिस्मती से मैडम शेख बदकिस्मती से ये बांग्लादेश की पोजीशन नहीं है। बांग्लादेश इस पोजीशन में नहीं है कि उसके आने से कुछ इतना रेवेन्यू जनरेट हो या उसके जाने से कोई फर्क पड़ता हो। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान के हवाले से रोला पड़ा हुआ है ना, ये कोई खेल या इसकी वजह से नहीं है। ये खेल तो कब का भारत इसको सियासत ज़दा कर चुका, अपनी मर्जी के मुताबिक कर चुका। तो मेरा ख्याल है इन आवाज़ों का, इन लोगों का बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या अगर अमली तौर पर कुछ नहीं भी होता तब भी इससे पहले क्या इस तरह की आवाज़ें देखी गई भारत के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान का केस ओवरऑल अगर हम देखें कि जो क्रिकेट को पॉलिटिसाइज किया गया है विज़ावी इंडिया, वो बहुत स्ट्रांग है। और इसका अगर मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये सबसे अहम बात थी कि पाकिस्तान का बड़ा बोल्ड डिसीजन था जब वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, और एक वाकया हुआ था जिसमें इंडिया में पाकिस्तान की टीम को जाना था और क्रिकेट की पिच उखाड़ दी गई थी दिल्ली में। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया, जबकि सब ये कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो मियाँ साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान की टीम जाएगी। और उसके रद्दअमल के तौर पे मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक की थी AFP में, तो वाजपेयी साहब का जो रिएक्शन आया था, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने वेलकम किया था और उन्होंने कहा था कि ये बात बहुत अहम है कि सियासत और खेल को अलग अलग देखा जाए। बदकिस्मती से उसके बाद जो इंडिया में हुआ, और मैं समझता हूं कि ICC को अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना था अगेंस्ट इंडिया तो वो उस वक्त लेना था जब इंडियन टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया, क्योंकि वो ICC की ट्रॉफी थी, वो ICC का इवेंट था। और इसके साथ ही जब इंडियन कैप्टन ने पाकिस्तान के कैप्टन से हाथ मिलाने से इनकार किया, तो वो बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ अमल था। लेकिन हमें ICC का एक बयान भी नजर नहीं आया। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दुनिया की जो दूसरी क्रिकेट टीमें हैं उन्होंने भी इस पे रिएक्ट नहीं किया।
इसलिए कि शेक हैंड करना मतलब खेल है क्या? खेल एक दो मुल्कों को मिलाने का नाम होता है, टेंशन को डिफ्यूज करते हैं स्पोर्ट्स। इवन टेररिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो स्पोर्ट्स होती है। लेकिन इंडिया ने इतना और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बात ऐसी नहीं है कि इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हम कैसे पाकिस्तान से खेल सकते हैं जब हम उनके बकौल, जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात में पाकिस्तान मुलव्विस हो। तो आईसीसी खामोश रहा, आईसीसी मुसलसल खामोश रहा। जब आपको देखें, इसके मुकाबले में आप श्रीलंका को देखें, यानी उस मुल्क की क्रिकेट टीम पे तो अटैक हुआ था, बाकायदा अटैक हुआ था लाहौर में, लेकिन पहली टीम, और कई साल तक हमें इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी यहाँ नहीं हो सकी, पहली टीम कौन सी वापस आई? श्रीलंका की टीम। उनके लोगों ने, उन लोगों ने जो उस अटैक का निशाना बने थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जाना चाहिए, इसमें पाकिस्तान दहशतगर्दी और ये बिल्कुल अलग चीज होती है। और पाकिस्तान ने जिस तरह सपोर्ट किया उसने, और इवन उस वक्त वो जो ड्राइवर था उसको भी श्रीलंका में बुलाया गया, उसको बाकायदा जो प्रेस किया गया जिस तरह, और उसने जान बचाई थी। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है। तो आईसीसी बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल है इन खेल को पॉलिटिसाइज करने में, क्योंकि बीसीसीआई या इंडिया के मामले में आईसीसी का रवैया बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल दुनिया की जो दीगर टीमें हैं, इस वक्त वजह से नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मामला है, इस वजह से कि खेल में पॉलिटिक्स को आउट किया जाए। खेल और पॉलिटिक्स जो है मिक्स कर दी गई है। आईसीसी का आपको पता है कि आईसीसी की पोजीशन ये है, उनके कानून में मौजूद है कि आप, जैसे क्रिकेट बोर्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि जी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो हुकूमत को अपॉइंट नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स आ जाती है। तो यहां भी एक मुल्क जो है, एक मुल्क की हुकूमत जो है इंडिया की, महेश साहब, तो जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि एक तारीख है इसकी, एक अरसे से चला आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है ये एक दीवार को आखिरी धक्का साबित हो सकता है और ये खत्म हो सकती है, दीगर ममालिक ज्वाइन इन करेंगे भारत के खिलाफ? नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये सबसे बेहतर मौका था। ठीक है, ये सबसे बेहतर मौका था कि जहां आप इंटरनेशनल, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 7 इकट्ठे हो सकते थे, बट ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आया। शहजाद, आप की क्या इसके ऊपर राय है? क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ें उठ रही हैं इनकी अहमियत है और ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ मटीरियलाइज भी होंगी? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, देखें, क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉजिटिव डिप्लोमेसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले अब कई सालों से, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल बोर्ड बन गया है बीसीसीआई और ड्राइव करता है आईसीसी को भी, तो अब उसी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। लेकिन उनकी हिपोक्रेसी है कि वो पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन 2012 ऑनवर्ड्स हर ग्लोबल टूर्नामेंट में बगैर रैंकिंग को देखे हुए पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि कम से कम एक मैच जरूर हो दोनों के दरमियान, जिससे इंडिया सबसे ज्यादा पैसा बनाए और बाकी जो बोर्ड्स हैं, बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी पैसा बनाए। अब आप सिर्फ ये देखें कि इजारादारी जो है इंडिया की, वो पाकिस्तान को नहीं हर्ट कर रही, वो तमाम बोर्ड्स को कर रही है, लेकिन दूसरे बोर्ड खामोश हैं। मिसाल के तौर पर आईपीएल, अब तो दुनिया भर में लीग्स होती हैं, आईपीएल इज द ओनली लीग जिसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है उसमें एक अलग से विंडो रखी गई है, यानी कि आईपीएल के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी पूरी दुनिया में, ताकि तमाम प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जो बिग 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, वो आपस में 5-5 मैच की सीरीज खेलते हैं हर 2 साल बाद। दूसरी टीमों को ये मौके नहीं मिलते, यानी कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, उनका इसमें बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि तीन जो मुल्क हैं ये आपस में खेलते हैं बड़ी क्रिकेट। फिर आप देखें कि जब इंडिया ने, जैसे भी मिसाल के तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में कहा कि हम खेलेंगे तो सही चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन पाकिस्तान में ये खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। सो ऑल द टीम्स दैट हैज टू प्ले इंडिया, दे हैव टू फ्लाई आउट टू दुबई टू प्ले विद देम। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान सब दुबई में जाएंगे, अपना शेड्यूल खराब करके, अपना स्केड्यूल खराब करके उनको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है इंडिया के लिए, लेकिन उस पर भी वो खामोश बैठे रहते हैं। फिर आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने क्या ज्यादती की है कि पाकिस्तान को बिग 3 के मौके पे जब बन रहा था, हमसे बड़े वादे किए गए, आप बिग 3 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए आएंगे, टेस्ट मैचेस खेलेंगे, लेकिन नहीं खेला उन्होंने, ना उन्होंने उसका जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को उसका किसी किस्म का हर्जाना उन्होंने भरा। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान इस दौरान पिछले 15 सालों में
एशिया कप खेलने गया है, T20 वर्ल्ड कप खेलने गया है, 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने गया, हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली है 2012 में 3 वनडे की, लेकिन कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया। तो ये तो क्लियर है कि वो पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्लोबल इवेंट्स में जिसमें हम पैसा कमा लें, अदरवाइज वो चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आइसोलेट हो जाए। अब पाकिस्तान ने जो फैसला किया है सही गलत वो एक और बात है, लेकिन ये बात तो सब इस पर मुत्तफिक है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है इंडिया के, उसको कॉल आउट किया गया है कि इंडिया अपनी मनमानी करता है, अपने तौर पे फैसले करता है। और दूसरे बोर्ड्स का और प्लेयर्स का क्या मसला है? अभी जो आप बता रही है ना, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ये सारे जो बात कर रहे हैं, हो सकता है प्रोडक्शन टीम्स के ऊपर प्रेशर डाल के इनको कमेंट्री के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि मार्क बुचर हो गए, अथर्टन हो गए, ये कमेंट्री करते हैं। मुझे तो लगता है इन पे भी दबाव डाला जाएगा प्रोडक्शन टीम्स पे कि ये नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में। इस हद तक वो वेंचफुल हो जाते हैं। दो मसले हैं इसमें, जो आपका सवाल है ना कि दुनिया क्यों नहीं इस पे बात करेगी और क्या इस स्टेप के बाद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक तो ये जो करंट प्लेयर्स हैं वो अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से डरते हैं, उनको पता है कि अगर हमने ज्यादा बात की इंडिया के खिलाफ तो हमें जो सारी फ्रेंचाइजेज हैं वो हमें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। दूसरा मसला जो है वो बोर्ड्स का है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल की दी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, लेकिन उनको पता है जब हमें 5 मैच की सीरीज मिलती है टेस्ट मैच की इंडिया के साथ, तो उसमें हमारा भी फायदा भी होता है। अब इंडिया कल को हमसे रुस गया तो फिर वो भी जो है हमें सीरीज नहीं देगा, तो उनके अपने ये बेनिफिट्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने कॉल आउट किया है और ये फैसला लिया है, इससे दबाव तो बढ़ेगा। देखिए दबाव पूरी दुनिया में बढ़ा है और इसीलिए अभी खबरें आ रही है ना कि आईसीसी ने अपने किसी को नामजद किया है जो सिंगापुर के शायद बोर्ड चीफ हैं कि वो जाएं पाकिस्तान से मुज़ाकरात करें और कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें। स्लीपलेस नाइट से ये फैसला आसान नहीं है, क्योंकि कल को पाकिस्तान नहीं खेलता, आगे फिर और जो है आवाजें उठेंगी, कोई और भी बोर्ड उठ के ये हिम्मत कर सकता है। दिस इज नॉट गुड फॉर द गेम। और अकल सेंस तो इसी में प्रिवेल करती है कि तमाम बोर्ड्स इंडिया को अकल दिलाएं कि यार पॉलिटिक्स असाइड, अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स दुनिया में है और उस बुनियाद पे फैसले होने चाहिए, हुकूमतों के फैसलों को एक तरजीह मिलनी चाहिए, तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। बांग्लादेश सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए तो आप कहते हैं नहीं आप आउट हो जाओ, स्कॉटलैंड को ले आएंगे। दिस कैन नॉट हैपन। तो आई होप सेंस प्रिवेल्स, और जहां ये छोटी मोटी अब आवाजें उठना शुरू हुई हैं, ये इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करें। बट अगर आप मुझे समझती है कि आउटराइटली हो जाएगा, नहीं होगा, इट माइट बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। बट स्टिल फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, इंपॉर्टेंट तो ये बहुत है, सिग्निफिकेंट है, राइट? जी जी एब्सोल्युटली। मैंने जैसे कहा ये तो इसमें तो आप विक्रांत गुप्ता को सुने, हर्षा भोगले को सुने, वो कह रहे हैं कि आईसीसी को स्लीपलेस नाइट्स तो दी हैं और उन्होंने भी फौरी तौर पे ये नहीं कहा कि अच्छा ना खेलो। वो कह सकते थे ना। देखिए पाकिस्तान तो वैसे मुकाबले वैसे आपने बोर्ड नहीं है, ये बड़ा दिलचस्प आपने टॉपिक छेड़ दिया, लेकिन आपका ज्यादा नुकसान है, हम नहीं खेलते। ये भी आपने बड़ा दिलचस्प टॉपिक छेड़ दिया, बिकॉज इंडियंस पहले कुछ बात कर रहे थे जब ये बॉयकॉट करने वाली थी, उससे पहले उनका मौकिफ कुछ और था, और जब पाकिस्तान ने स्टेप ले लिया तो फिर सबके मौकिफ कुछ और हो गए। बहरहाल जी, जैसे हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, अक्सरियत यही कह रही है कि गो के अभी फौरी तौर पर अमली कोई इकदामात बीसीसीआई या आईसीसी के खिलाफ नहीं नजर आ रहे, लेकिन शायद वक्त ये इशारा कर रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। ये जो आवाज़ें उठ रही हैं छोटी छोटी, इनकी भी अहमियत है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतल्लिक एक आला सतही इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का, जिसमें सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, आला सिविल फौजी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम शामिल थे। इसमें मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर गौर हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल को मुख्तलिफ नज़रिए से देखा गया और इसके अंदर ये फैसला किया गया है कि अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं, मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे और मुश्तरका जंग है, इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। हमारे तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय क्या है जानते हैं। इरशाद भट्टी साहब, इस इजलास की अहमियत क्या है? वो सुहेल आफरीदी जो कि बड़े मुख्तलिफ आरा और बटी हुई खैबर पख्तूनख्वा की सोच हमें नज़र आती थी, जो लीडरशिप है इस वक्त हुकूमत उसकी, क्या इस इजलास के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि सब एक पेज पर है जिस तरह से कहा जा रहा है, या अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा? मैडम शेख, मैं अक्सर सोचता हूँ अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अगर आप लंबी छुट्टियों पे चली जाएंगी तो क्या बनेगा इस मुल्क का। यानी आपने इंट्रो में ही बता दिया कि इस इजलास की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि सुहेल अफरीदी साहब एपेक्स कमेटी में हैं, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी हैं, कोर कमांडर हैं और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के जो महकमों के हेड हैं वो हैं। एक दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब का बयान और मुश्तरका एलामिया सामने आया है
कि अमन पर कोई समझौता नहीं होगा, ये सारे कहते हैं और पहले भी कहते रहे हैं, मगर ये जो फिक्रा है कि हम वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे, हम मतलब खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं और मुश्तरका कोशिशों से ये जंग जीती जा सकती है। बाकी उसके बाद जो है मुतासर अफराद की देखभाल, इनकी बहाली, इनकी बुनियादी ज़रूरियात या बाइज़्ज़त वापसी, ये तो पहले भी वो कह चुके हैं। मगर ये जो एक फ़िक्रा है, कमाल का फ़िक्रा है और मेरी ख्वाहिश है, मुझे अच्छी खुशगवार हैरत हो रही है और अल्लाह करे कि सूबा और वफाक एक पेज पे आएँ, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि पूरे मुल्क को आग लगी हुई है और ये अच्छी बिगनिंग है। ओके, शहजाद इकबाल साहब, आप किस तरह तज्जिया करते हैं इसका? अलीना, मेरे ख्याल से इट्स वेरी एविडेंट कि चीज़ें जो है ना एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। ये जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी की, ये वैसे ही नहीं हो गई और इसमें देखें दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। कैसे हुई है? वफाक अगर पैसे नहीं देगा, कैसे हुई है ये भी हमें बताइएगा। जी, इस पे वैसे जब मैंने दोनों सोर्सेज से पता किया तो पीटीआई वाले कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी, और जब मैंने नूली की टीम से चेक किया वो कहते थे कि सीएम ने दरख्वास्त की थी। लेकिन मेरे ख्याल से सीएम का दरख्वास्त करना, क्योंकि अपने अपने वर्जन है, वहाँ न्यूट्रल बंदा तो था ही नहीं, लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल एक तज्जिया करें तो सीएम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस वक्त कि वो अपनी मीटिंग के लिए दरख्वास्त करें, क्योंकि देखें ना सीएम पे अभी भी बड़ा प्रेशर है। लोग कह रहे हैं कि आप क्यों मिले प्राइम मिनिस्टर से ऐसी सूरत हाल में, जब इमरान खान की सेहत के बारे में हमें नहीं पता, जब आपने 8 तारीख को एहतजाज करना है, तो आप क्यों मिले प्राइम मिनिस्टर से? तो मुझे लगता है कि मुलाकात तो हो गई, लेकिन दरख्वास्त सीएम की तरफ से जाना ये शायद उनके लिए ज़्यादा मुसीबत का बायस बन सकता था। तो ये आई थिंक जितने मैंने चेक किया, जो मेरी एक असेसमेंट भी है साथ में, वो यही है शायद कि पीएम की तरफ से ये दरख्वास्त थी जिस पे ये मुलाकात हुई। लेकिन देखें ना, दो चीज़ें थी, एक जो है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा केपी का तो होना चाहिए, लेकिन वफाक का भी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का भी है कि केपी ऑन बोर्ड आए, अपनी जो सिविलियन कुव्वत है उसको शामिल करे ताकि दहशतगर्दी की जंग से निपटा जा सके। और खासतौर पर भी हमने देखा कि बलूचिस्तान में कितना बड़ा वाकया हुआ है, तो वो ऑब्वियसली वफाक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आप अपनी सीटीडी को स्ट्रेंथन करें, आप मुकम्मल तौर पे बयानिए की जंग में भी आप हमारे साथ शामिल हो, जो कि आपको पता है कि इस मीटिंग में रिफ्लेक्ट होता नजर आए। दूसरा, केपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी सियासत और बयानिया तो एक तरफ, लेकिन केपी को चलाने के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों के इशूज़ रिजॉल्व करने के लिए आपको पैसा चाहिए। और मुझे उनके जो मुजम्मिल असलम साहब हैं, उन्होंने बताया था कि 2 जो क्वार्टर गुजर चुके हैं इस माली साल के, उसका एनएफसी तक नहीं मिला है केपी को। तो ऐसी सूरत में तो फिर सूबा चल ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली केपी का ये इंटरेस्ट है कि जो वाजिबात हैं वो भी दिए जाएं, इस साल के पैसे दिए जाएं, जो आईडीपीज़ के पैसे कमिट किए थे वो दिए जाएं, ताकि हम मामला तो आगे बढ़ाएं। और ऑब्वियसली ये राइट है, सियासत अपनी अपनी चलती रहेगी। और उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा भी कि देखें, आपकी सियासत आपको मुबारक हो, हमारी सियासत हमें मुबारक हो, तो वो चलती रहेगी। लेकिन जो ये कौमी मामलात हैं, चाहे वो केपी के मामलात हों या जो सिक्योरिटी के मामलात हों, उस पर हम कम से कम एक कंसेंसस डेवलप करके साथ बैठें। तो वो मेरे ख्याल से एक राइट डायरेक्शन है। और इसमें देखिए कोई शक की बात नहीं है। मुझे इतना अफसोस होता है कि जहां से भी बयान आए और उसमें हमें कोई सियासी एंगल नजर आता है अगर सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, तो दिल वाकई खून के आंसू होता है कि यार लोगों की अमवात हो रही हैं, जिसमें सिविलियंस हैं, जिसमें हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, और उस पर अगर किसी ना किस्म की सियासत या बयानी की जंग में हम पड़ जाएं, उससे अनफॉर्चुनेट बात नहीं हो सकती। तो मेरे लिए खुशाइन है कि इस इशू पे अगर ये हम मिलकर काम करते हैं, वी हैव सीन इट बिफोर कि जब तमाम कुव्वतें साथ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी साथ होती हैं, हमने कमी की थी, बिल्कुल सही हो सकता है, होपफुली ऐसा ही हो। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप इसको एक मुस्बत पैगाम समझते हैं, आज ये इजलास होना और जो इसके पास मंजर में सारी मुलाकातें और दीगर डेवलपमेंट्स हो रही थी, या फिर अभी भी आप समझते हैं कि पॉलिटिकली वो हम आहंगी नहीं होगी शायद? अलीना, रिपोर्ट कार्ड में ही मैंने कोई 1 हफ्ते पहले ये बात की थी कि मसले का हल जो है, जब आप नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान का सबसे अहम पहलू जो था वो एपेक्स कमेटी थी, और उसमें एक वफाकी एपेक्स कमेटी थी जो प्राइम मिनिस्टर को जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते थे। उसमें आर्मी चीफ, सारे इंटेलिजेंस चीफ्स वगैरह शरीक होते थे। और इसी तरह प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी थी जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते थे एज ए कैप्टन, और उसमें कोर कमांडर भी होते थे, गवर्नर भी होते थे, और दूसरे इंटेलिजेंस चीफ्स भी होते थे। तो वो जो जब ये खैबर पख्तूनख्वा वाली बात हुई या बलूचिस्तान वाली बात हुई, तो ये बात है, इंपॉर्टेंट है कि आप, जाहिर है वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इंगेज करें। और ये बात मैंने की थी कि एपेक्स कमेटी का इजलास पेशावर में क्यों नहीं बुलाया जाता, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास भी पेशावर में बुलाया जाए, और इसी तरह बलूचिस्तान में बुलाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है उसमें। और ये जो जब सोहेल आफरीदी साहब कराची में आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था
कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे। उनका ये जवाब था कोट अनकोट 100%। अब वो हो भी गया, 100% में बिल्कुल हो भी गया उसमें। तो ये जो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल। जो पिछले अच्छा, चंद 1-1.5 हफ्ते की डेवलपमेंट हम देख रहे जी। हैं, जिसमें अब वजीर आजम ने कहा है कि वो अचकजई साहब के चेंबर में जाने को तैयार हैं, उनसे बात करेंगे। इसी तरीके से जो है वो चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने ये बात की कि जी पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन हुकूमत भी तो हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस एंगेजमेंट को पॉजिटिवली लेना चाहिए। बयानात की हद तक जो वुज़रा के बयानात हैं या ऑपोजिशन के बयानात हैं, और ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आप बिल्कुल करें, लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और जितना हम खासतौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जो इतनी बड़ी लड़ाई है, ठीक है, इसके अंदर तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। और जाहिर है इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की ज्यादा बनती है, क्योंकि मेन डिसीजंस तो हुकूमत ने ही करने होते हैं। मगर साहब कता कलामी की माजरत, जरा जल्दी से आगे बढ़ने, वक्त कम है। महमल, देखिए लीना, हम तो यहाँ पे पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर जो है पॉलिटिकल कंसेंसस का होना लाजमी है। उसके बगैर जो है इसको डिफीट नहीं किया जाता। काइनेटिक ऑप्शंस अपनी जगह, लेकिन एक पॉलिटिकल कंसेंसस इसलिए जरूरी है कि क्योंकि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो दहशतगर्दी के मामले पर। और हमने अनफॉर्चुनेटली ये देखा है माजी में भी कि दहशतगर्दी को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उसको जिस तरीके से कंफ्यूजन फैला दी गई, उसकी वजह से जो है वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर जो है वो हमने डिविजन्स देखे। देखिए पॉलिटिकली जो है ऑब्वियसली आपके डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली आपके डिफरेंसेस होते हैं, विच इज फाइन, और आप सियासत जरूर करें उन चीजों के ऊपर। लेकिन दहशतगर्दी कोई ना एक पार्टी का जो है मसला है, ना ये है कि वो एक सूबे का मसला है, वो पूरे के पूरे मुल्क के लिए एक जॉइंट मसला है और बहुत अहम मसला है। इसलिए उसको डिफीट करना बहुत जरूरी है। आई एम ग्लैड कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है सुहेल अफरीदी साहब और पीएम की मुलाकात के बाद, और अब जाकर खैबर पख्तूनख्वा और ये सेंटर जो है वो साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ जो है वो बढ़ने जा रहे हैं ताकि दहशतगर्दी को हराया जा सके। ओके शहजाद, एज ब्रीफ एज पॉसिबल प्लीज। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता जो मैंने कहा बयानी की जंग में आप देखें ना, एक तरफ ये बयानिया पीटीआई जब कहती है कि जो भी दहशतगर्दी है उसकी जिम्मेदारी इदारों पर आती है, दूसरी तरफ फिर ये कहा जाता है वफाकी वुज़रा की तरफ से कि सोहेल आफरीदी का एक नेक्सस है ड्रग माफिया के साथ, क्रिमिनल और टेररिज्म के साथ, ठीक है, वो ये बयानिया बनाते हैं। और आज आपने देखा कि सीएम भी उस मीटिंग में, कोर कमांडर भी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, यानी कि साथ बैठे हुए हैं। तो इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए बयानिया बनाने के लिए, ताकि कल को जब आपको साथ बैठना पड़े तो फिर ये सवालात ना उठे ना कि आप तो एक दूसरे के बारे में ये इल्जाम लगाते थे, आज आप बैठ के फिर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।